लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आज के केस की खास बात, खास तौर पर एक मर्तबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद का जारहाना रवैया और केस के मेरिट पर जानदार दलाइल हैं, जिन्होंने एक जानिब इमरानदारों को भी नुक्कर में लगा दिया और उनकी आवाजों को सलब कर दिया, बंद कर दिया। पायाना लोकानियत सामने से निकल रही है क्योंकि इतने जानदार दलाइल दिए जा रहे थे ठोस शवाहद के साथ। इस तरह के नकात सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने फाजल अदालत के रूबरू रखे जिनसे इनकार बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। हत्ता के बेंच के अक्सर अरकान ये कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब इन शवाहद की रोशनी के बाद दस्तों हुनसीकी करिए। इसका मतलब ये है कि सिकंदर बशीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस ना सिर्फ दबरधूस कर दिया बल्कि 4 ऐसे हकायक ठोस शवाहद के साथ फुल कोर्ट के सामने रखे जिनसे इनकार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों के लिए मुमकिन नहीं था। और यही इस केस का ना सिर्फ टर्निंग पॉइंट है बल्कि सिकंदर बशीर साहब के दलाइल के बाद अब तो ये केस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि आज के केस के अंदर जनाब मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का केस भी लड़ते हुए नजर आए। और इस समाअत के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो सियासी नुक्ता नजर से आज के हालात में बहुत ही ज्यादा मानी खेज है वो जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान साहब के वकील जनाब मुर्तजा अब्बासी साहब की तरफ से सामने आया, कामरान मुर्तजा साहब की तरफ से सामने आया, जिन्होंने इस केस में भरी अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरखिलाफ अपने मौकफ को इस्टेब्लिश किया। और उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और हम इस फैसले की तौसीक करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब के दलाइल को कबूल करते हैं और हमारी तरफ से भी इन्हीं दलाइल को तस्लीम किया जाए। और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला था। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आज के केस के अंदर वो कौन से ऐसे 4 हकायक थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने पेश किए। जनाब जमाल खान मुंदोखेल साहब की तरफ से ऐसा कौन सा इशारा आया जो इस केस के मुस्तकबिल को यानी इस केस के फैसले के ऊपर असरअंदाज होता हुआ महसूस हो रहा है। और किस तरीके से जनाब मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर और मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से इस केस को 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसले के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आज केस की समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं सिर्फ 30 मिनट लूंगा और आज 4 नकात के ऊपर बात करूंगा। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम उम्मीदवार, खासतौर पर वो तमाम उम्मीदवार जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके कागजात नामजदगी की नकूल अदालत के अंदर भी जमा करा दी गई हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम वर्किंग जो कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के साथ मौजूद है उसको भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाजिल सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रख दिया गया है। उनका यह कहना था कि ये जो पार्टी सर्टिफिकेट से जिससे इस बात का इजहार होता है कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से मुंसलिक है वो जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से साइन किए गए थे और ये उनकी तरफ से उठाया जाने वाला पहला नुक्ता था। और इस नुक्ते के ऊपर जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि इन दस्तावेजात के ऊपर चूंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब के दस्तखत थे लेकिन इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया गया था उसको जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नल एंड वॉइड करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था। लिहाजा एक ऐसा शख्स जो पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज ही नहीं था उसकी तरफ से पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी करना अपने अंदर ही एक गैर कानूनी अमल था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस अमल
کو غیر قانونی ہی کنسیڈر کیا گیا، اور یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہی کنسیڈر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوتے تو پھر ایک لیجٹمیٹ انتخابات کے نتیجے میں ایک لیجٹمیٹ پارٹی چیئرمین ان کو پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹس، جن کو عرف عام میں پارٹی ٹکٹس کہا جاتا ہے، وہ جاری کرتے۔ دوسری سبمیشن جو جناب سکندر بشیر صاحب کی طرف سے جو ہے فاضل عدالت اس کے روبرو پیش کی گئی، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی میں سنگین غلطیاں کی گئیں، اور اس کے لیے بطور ایویڈنس انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات نامزدگی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو رکھا، اور ان کاغذات کے اندر جناب سکندر بشیر صاحب نے فاضل فل بینچ کے روبرو اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات نامزدگی کے اندر ہر ایک جو ڈیکلریشن ہے وہ دوسرے ڈیکلریشن سے مختلف ہے۔ ایک جگہ پر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل ود الائنس آف پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جو ہے وہ پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پارٹی کے افیلیشن سرٹیفکیٹ کو وڈرا کرتے ہوئے بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنے نومینیشن کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تصور کرتے ہوئے شٹل کاک کا انتخابی نشان دیا جائے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق کہ وہ شٹل کاک کا انتخابی نشان پہلے ہی کسی اور امیدوار کو الاٹ کیا جا چکا تھا، اور اسی بنا پر ان کو ٹاور کا الیکشن سمبل الاٹ کیا گیا۔ اور یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کا یہ ماننا تھا کہ جناب اگر سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنی ہی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے، اپنے آپ کو ہی پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتے، اور اپنے ہی پارٹی الیکشن سمبل یعنی گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے الیکشن جیت جاتے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات، اور نہ صرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے میجورٹی کینڈیڈیٹس کی طرف سے کاغذات نامزدگی میں کی جانے والی ایسی ہی سنگین غلطیاں اس بات کی بنیاد بنتی ہیں جس کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کو ریٹرننگ آفیسر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ جب یہ ابہام پیدا ہو جائے کہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے جو ہے وہ اس کے پاس جو افیلیشن ہے وہ کسی بھی پارٹی کی نہیں ہے، کبھی وہ ایک پارٹی کی افیلیشن پیش کرتا ہے، کبھی وہ دوسری پارٹی کی افیلیشن پیش کرتا ہے، کبھی وہ تیسری پارٹی کی افیلیشن پیش کرتا ہے، تو لامحالہ ریٹرننگ آفیسر اسی بات کو درست سمجھے گا کہ جناب اس کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد بھی کر دیں گے تو کل یہ کورٹ آرڈر پر بحال ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی ڈکلیئر کیا جائے، اور اگر یہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے بجائے کسی اور پارٹی کا افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ بنانا چاہے گا تو یہ پھر کورٹ کے پاس چلا جائے گا اور کورٹ سے آرڈر لے کے آ جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے بہت سارے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا گیا۔ اور اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد یہ ریمارکس دیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر کینڈیڈیٹ، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب علی محمد خان صاحب کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے تو پارٹی افیلیشن کا جو خانہ ہے وہی خالی ہے۔ ان کو کس طرح اس بات کا 22 دسمبر کو پتہ چل چکا تھا کہ جناب 13 جنوری کو ان کو پارٹی الیکشن سمبل نہیں ملنا، اور کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی ساتھ اپنی افیلیشن کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو خود اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے آزاد حیثیت میں یہ جو ہے اپنا الیکشن بھی لڑا، اور پارٹی افیلیشن کے خانے کو جو ہے وہ خالی چھوڑا گیا، اور جمال خان مندوخیل صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کی طرف سے فراہم کردہ دستاویزات تھیں
उसके हवाले से उनका ये कहना था कि मैंने सारी रात इन दस्तावेजात का मुतालिया किया है और ये बात यहां पर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 6 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही शो की थी और आखिरी लम्हे तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही वाबस्ता रहे हैं। लेकिन अब इन 6 के लिए भी इशू ये है कि इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है और अगर ये मामला सामने आता है तो शायद ये भी आर्टिकल 63A का निशाना बन सकते हैं। तीसरा नुक्ता जो है वो इसी पार्टी एफिलिएशन के खाने के हवाले से था, जो जिसकी तफसील मैंने अभी आपको पेश की। चौथा नुक्ता जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की तरफ से पेश किया गया वो ये था कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना और मखसूस नशिस्तें इन उम्मीदवारों को जिन्होंने आज़ाद हैसियत में ऐसी जमात को ज्वाइन किया जिसकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये एक दुरुस्त फैसला था और ये फैसले को जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की तरफ से जमा कराई जाने वाली दरखास्त का हवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को दिया, ये कहते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की तरफ से कुछ ऐसी तफसीलात शेयर की गई हैं जिनका ताल्लुक 2018 के बाद 2019 में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से था और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की तरफ से इस बात का जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस पेश किए गए हैं या दस्तावेजात अपनी दरखास्त के साथ पेश की गई हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो शमूलियतें हुई BAP के अंदर 3 लोग उसमें शामिल हुए और उसके अगेंस्ट उनको एक विमेन सीट अलॉट की गई। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वो एक विमेन सीट उनको क्यों अलॉट की, जिसके ऊपर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की हमायत में सामने आए और उनका यह कहना था कि या तो इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत था या इलेक्शन कमीशन का ये वाला फैसला गलत है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का यह मानना था कि जनाब पिछला फैसला गलत हो सकता है, जबकि बेंच में मौजूद मुख्तलिफ जज साहिबान जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब शामिल थे, उनका यह कहना था कि 2019 के अंदर ये जो सारे का सारा मामला हुआ था उस वक़्त BAP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात थी और मरकज़ और सूबों में वो उनके साथ शराकत इक़्तिदार में मौजूद थे। उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और जमात की तरफ से 2019 को BAP को जो है वो अलॉट की जाने वाली विमेन सीट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस वक़्त मीठा हपप था, अब चूंकि कड़वा है लिहाजा थूतू है। उनका यह कहना था कि अगर आप 2018 के मामलात में जाएंगे तो फिर 2018 का इलेक्शन और उसके बाद जो दीगर सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, सदारती इंतखाबात हुए हैं, वो सब कुछ खुलेगा और ये शायद आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। उसके साथ साथ जज साहिबान की तरफ से इस बात का भी इजहार किया गया कि 2019 के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तें थी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इस बात का इजहार किया कि चूंकि मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फराहम करदा लिस्ट एग्जॉस्ट कर चुकी थी और इस नोटिफिकेशन में भी इस बात का जिक्र है कि लिस्ट के एग्जॉस्ट होने की वजह से मखसूस नशिस्तों के लिए मजीद नाम मांगे जा रहे हैं और लिस्टें एग्जॉस्ट इस वजह से हुई थी कि 2019 में खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के इलाके का मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में और उसके मर्जर होने के नतीजे में वहां पर जो सीट्स की एलोकेशन थी उसकी उस फार्मूले में तब्दीली आई थी और उस फार्मूले में तब्दीली आने की वजह से BAP को उसके अंदर शामिल किया गया था और इस नुक्ते को बाद में खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने भी उठाया, जिसके ऊपर जो बेंच ने मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। उसके बाद अब जो जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल और उनके बाद मुमकिना तौर पर इस केस का फैसला महफूज हो जाएगा और इस बात का इम्कान है कि ये केस का फैसला कुछ ज़्यादा देर महफूज नहीं रहेगा और मुमकिना तौर पर आज
ही इस केस का शॉर्ट ऑर्डर आज रात तक आने के इम्कानात हैं और शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद जो तफसीली जजमेंट है वो बाद में आएगी। अलबत्ता आज के केस में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एक मर्तबा फिर अपने इजाफी नोट को जो उन्होंने तहरीर किया था उस पर जोर देते हुए नजर आए, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने निहायत ही सादा सी शक्ल बना के कहा, मिलॉर्ड आपने कोई इजाफी नोट भी जारी किया था? मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, इसको देख के जो भी ज़रूरी चीज़ होगी वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। यानी अतर मिनल्ला साहब को भी उसने जो है ना सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने वो साइड पे लगा दिया। और देखना ये है कि अब आज रात तक ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये इसका फैसला कौन सा आता है, कैसे आता है, और इस केस का फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही दूररस नताइज का हामिल साबित होगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।